हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। विंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, साथ ही वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था। वो ठीक से अपने कदम नहीं बढ़ा रहा था और ये सब लोग उसे प्रेशराइज कर रहे थे वॉर जीतने के लिए। विंग इन सब लोगों के इस सेल्फिश बिहेव को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था। वो समझ चुका था कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जीने या मरने से। इन्हें बस वो एम्परर का थ्रोन और वांगजी की हार चाहिए, फिर उसकी कीमत विंग की मौत ही क्यों ना हो, ये बहुत आसानी से वो कीमत चुका देंगे। वैसे भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया था जियांग फैंगमियान ने ये बोलने से पहले कि अगर विंग वॉर नहीं जीत पाया और वांगजी को नहीं हरा पाया तो खुद जियांग फैंगमियान विंग की जान लेंगे। जिस इंसान को वो अपने फादर की जगह देखता था, वो इंसान आज उससे इतनी रूडली बात करके उस पर सारा बर्डन थ्रो करके खुद वहां से जा चुका था। विंग जो अपने रूम में था, अपने बेड पर बैठा हुआ था और लोटस पोजीशन में मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने जीडियान रखा हुआ था जिसके साथ विंग खुद को और अपनी कोर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका कल का स्ट्रॉन्ग वेपन बनने वाला था, तो वेपन के साथ खुद की गोल्डन कोर को अटैच करना जरूरी था। विंग बहुत देर से कोशिश कर रहा था पर उससे हो ही नहीं रहा था। वो ना ठीक से मेडिटेशन कर पा रहा था और ना ही अपनी पावर्स को बढ़ा पा रहा था। इवन वो तो खुद को हील तक नहीं कर पा रहा था, इतना वीक हो चुका था विंग। करीबन 4 घंटे से वो लगातार यही कोशिश कर रहा था पर उससे हो ही नहीं रहा था। नाइट बीत रही थी और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वॉर स्टार्ट होने वाली थी और विंग ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं लड़ सकता। वो तो एक नॉर्मल कल्टीवेटर से भी ज़्यादा वीक हो चुका है, तो वांगजी जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के सामने वो एक पल भी नहीं टिक पाएगा। वांगजी का एक अटैक और विंग बुरी तरीके से हार जाएगा। वैसे भी अब विंग को कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। वो जानता था कि ऑलरेडी वो हारने वाला है या शायद वो बहुत पहले ही हार चुका है। सच में इमोशंस इंसान को वीक कर देते हैं और वही विंग के साथ हुआ। प्यार नहीं तो एटलीस्ट ट्रस्ट तो करने लगा था वांगजी। हाँ, भले ही उन दोनों में दिल का कोई कनेक्शन नहीं था पर वो दोनों भी हस्बैंड एंड हस्बैंड थे, अल्फा ओमेगा थे। विंग सरेंडर कर चुका था वांगजी के सामने। हमेशा उसने वांगजी को अपनी लाइफ की सारी राइट्स दी। वांगजी आज तक विंग से जो भी चाहता था वो सब कुछ विंग ने वांगजी को दिया। क्या कमी रखी थी विंग ने उन दोनों के रिश्ते में? अगर एक प्यार ये वर्ड छोड़ा जाए तो विंग ने वांगजी को किसी बात के लिए मना नहीं किया। पहले खुद की बॉडी को, बाद में खुद को, बाद में अपने लाइफ के सारे डिसीजंस को एंड देन अपनी पावर्स को तक वांगजी के साथ उसने शेयर किया। पर उसके बदले क्या मिला उसे? बिट्रेड, एक ऐसा धोखा जिसको विंग संभाल तक नहीं पा रहा। विंग गुस्से से भागना नहीं चाहता था, वो नहीं खड़ा रहना चाहता था वांगजी के सामने। इनफैक्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया था सब कुछ, वो सब कुछ जो वांगजी उसके साथ करता है विंग ने उसे एक्सेप्ट किया था। वांगजी उसे अपना हस्बैंड कहता है, ठीक है, अपना स्लेव कहता है, ठीक है। जिसमें वांगजी खुश है वो सब कुछ विंग के लिए ठीक ही तो था। विंग ने एक बार भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश नहीं की पर फिर भी वांगजी ने उसे धोखा दिया। और वही धोखा जब विंग ने वांगजी को दिया तो सच में वांगजी की आंखों में कुछ नहीं था। उस धोखे का एक हल्का सा पेन तक नहीं था उसके आंखों में। वही विंग, वो तो टूट चुका था। क्या सच में एक पल के लिए भी वांगजी ने उसे अपना हस्बैंड नहीं माना? शायद नहीं। इसीलिए तो इतनी परफेक्ट प्लानिंग करके वांगजी ना सिर्फ विंग की लाइफ में एंटर हुआ बल्कि उसका सब कुछ अपने नाम करके वो विंग को भी खत्म करना चाहता था। विंग को इस बात का दुख नहीं था कि वांगजी उसे मारना चाहता है। विंग को इस बात का दुख था कि इतने एफर्ट्स के बाद भी वो वांगजी का दिल नहीं जीत पाया। वो वांगजी को बदलने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। अगर बात यहाँ सिर्फ विंग की होती तो शायद वो खुद जाकर वांगजी को अपनी जान दे देता, क्योंकि वही तो चाहता था वांगजी, विंग से उसकी जान, उसकी पावर्स। क्योंकि बॉडी के साथ खेलना तो
वांगजी का हो चुका था। मन भर गया था वांगजी का विंग से। बस वांगजी के अंदर विंग की जो पावर्स थी उन्हें स्टेबल करने के लिए वांगजी हर रोज विंग के पास आता था, वरना वो तो विंग को शायद पलट के देखता तक नहीं। विंग जो यही सब कुछ सोच रहा था और इन्हीं थिंकिंग्स की वजह से वो ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था। आज वो फिर से वही सब कुछ याद कर रहा था जो कुछ दिनों पहले उसके साथ गुसू में हुआ, जिसकी वजह से वो वांगजी के खिलाफ जाने के लिए रेडी हुआ। और वही सब याद करके विंग टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सच में आज उसने खुद को पूरी दुनिया में अकेला देखा था। ना उसकी फैमिली, ना उसके दोस्त, ना उसका अल्फा। कोई उसके पास नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है। वो बस अकेला है और हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है। और विंग इतना बेवकूफ़ है कि वो बस इस्तेमाल हो रहा है, रोक नहीं रहा वो किसी को भी। इनफैक्ट अभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके जाके ये बोले कि नहीं हो रहा मुझसे या नहीं करना मुझे ये सब कुछ। सबके अंदर लालच है और वो लालच वो खुद कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए सब ने विंग को बलि का बकरा बना के रखा है। चाहे वो लैंस हो, मतलब लान वांगजी और उसका ग्रुप, या फिर ये जिन्स जियांग्स नीज या वेंस हो। बेवकूफ था वो जो सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, उसका अल्फा उससे प्यार करने लगा है। एटलीस्ट अटैचमेंट तो हो ही चुकी है उन दोनों में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ट्रस्ट चाहता था ना विंग अपने अल्फा का, तो एटलीस्ट वो ट्रस्ट उसका अल्फा उस पर करता है, ये बात विंग को लगी थी। पर ये भ्रम विंग का उस दिन टूट गया जब उसने वांगजी को और उसके सारे साथियों को आपस में बात करते हुए सुना था। विंग तो उस दिन उन्हें बस खाना खाने के लिए बुलाने गया था, पर उस दिन विंग को क्या पता था कि उसके सामने एक हार्श रियलिटी आ जाएगी जिससे विंग पूरी तरीके से टूट जाएगा। वहाँ सिर्फ वांगजी नहीं बल्कि उसके सारे साथी मौजूद थे, मतलब शुयांग, शाओ शिनचैन, मू शियानयू, मेंग ग्याओ, सोंगलैंग, म्याम म्या, और वो सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्होंने विंग को अपने प्लान में शामिल किया और अब उसका यूज कर रहे हैं। उस दिन वांगजी के फेस पर जो शाइन थी, जो हैप्पीनेस थी, उसकी बातों में जो कॉन्फिडेंस और एक मजाक उड़ाने वाला तरीका था, उसे देखकर और सुनकर विंग पूरी तरीके से टूट गया। लाइट बियरिंग लॉर्ड, नॉवल, यीलिंग पेट्रियार्क, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट कल्टीवेटर, दी वॉर लॉर्ड ऑफ कल्टीवेशन वर्ल्ड, जो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा। पहले मुझे लगा था कि उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल होगा, पर जितना मैंने सोचा था ये उतना मुश्किल भी नहीं था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, शायद इस वजह से ये सब कुछ इतना आसान रहा। उसकी फर्स्ट हीट में जब वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में मौजूद ना हो, उस पर अटैक कर देना, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेकर उसे उसकी फैमिली के नाम पर थ्रेटन करके उसे अपने कदमों में गिराना। उस दिन तो उसने अपनी सॉर्ड तक मेरे सामने छोड़ दी थी, वो सॉर्ड मेरे कदमों में थी। उसी दिन वो मुझसे हार गया था। कितना कमजोर था वो उस दिन, बेग कर रहा था मेरे सामने, पर उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे देता। इसीलिए उसकी फैमिली के नाम पर उसे मजबूर करके अपने रूम में लेके गया। वैसे उस रात बहुत मुश्किल हुई मुझे, बहुत स्ट्रांग था वो। फर्स्ट हीट थी, फिर भी मेरे सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था। बहुत बार उसने रेजिस्ट किया, खुद को भी मारने की कोशिश की और मुझे भी हार्म करने की कोशिश की। बहुत वाइल्ड एक्ट कर रहा था वो। जरूरी था उसे अपने कदमों में झुकाना, और वो मेरे अल्फा ने कर दिया। फाइनली मेरे अल्फा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड करके उसे मार्क कर दिया, जिससे वो मुझसे दूर भाग ही ना पाए। उसके दूसरे ही दिन उसकी हीट के खत्म होते ही तुरंत उसे अपना हस्बैंड बना लिया, और उसके बाद उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए हर रोज, इनफैक्ट हर रात को उसके साथ इंक्लूड होता था। उससे लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ,
मेरी नज़र नहीं है उस पे, और वो जो बोलेगा वो मैं मान लूँगा। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। मैं जानता था कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को इतनी आसानी से हार्म नहीं होने देगा। वो किसी ना किसी तरीके से क्लैन लीडर्स को छुड़ाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और वो उसने की भी। उसने मुझसे उन लोगों की आज़ादी को चाहा तो वो आज़ादी मैंने उन्हें दे दी, पर हायर्स को यही रखा ताकि वो लोग मेरे खिलाफ जा ना पाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ओमेगा उन लोगों से मिले, पर विंग ने मेरी उस बात को नहीं माना जिसकी सज़ा विंग को मिलनी ही थी, और वो उसे मिली भी। पर वो सज़ा शायद उसके लिए कम थी, इसीलिए तो मुझसे छुपकर फिर से उन हायर्स से मिलने लगा। पर शायद वो ये भूल चुका था कि उसका अल्फा एम्परर लान वांगजी एक डार्क कल्टीवेटर है जो किसी पर भी आसानी से ना यकीन करता है और ना ही किसी को अपनी नज़रों से दूर होने देता है। तो फिर यीलिंग पेट्रियार्क तो खुद मेरा ओमेगा था, उसे कैसे दूर होने देता उन लोगों से। वो जब भी मिलने जाता तब भी उसे बेड पर टॉर्चर करता था मैं, फिर भी वो समझ नहीं पाया, बेवकूफ़। और ना समझी में उसने अपनी हरकतों को कंटिन्यू रखा, और इसी बात का फ़ायदा ना सिर्फ उन हायर्स ने उठाया बल्कि मैंने भी उठाया। झूठ बोला उससे कि मैं क्लैन से बाहर जा रहा हूँ, और उसे मौका दिया उन सब लोगों से मिलने का। मैं जानता था कि कुछ ना कुछ गलत होगा क्योंकि उसका फेस रिवील हो चुका था, और जैसा मैंने चाहा वैसा हुआ भी। वेडिंग नाइट के वक्त ही जो वादा मैंने उससे लिया था वो वादा मुझे तोड़वाना था, इसीलिए तो जियांग चैंग के साथ उसे एक ही रूम में एक रात को रहने दिया मैंने, ताकि उसे गिल्ट हो कि उसने अपने अल्फा को बिट्रेड किया, और उसी गिल्ट के चलते वो अपनी बातों को कंप्लीट कर पाए। और उसने वैसा किया भी। उसने उसी रात वो सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो मैं चाहता था उससे, वो उसने मुझे दे दिया। उसने मुझे अपने साथ पावर्स शेयर करने दी, वो पावर्स जो मैं आज तक चाहता था, जिनके लिए मैंने कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा। वो पावर्स अब मेरे पास हैं, और मेरे वजह से विंग के अंदर नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है जो विंग की पावर्स को धीरे धीरे कम कर रही है। क्योंकि जब भी मैं उसके साथ इंक्लूड होता, अपनी एनर्जी को विंग के अंदर ट्रांसफ़र करता, जिससे विंग सारी पावर्स को बैलेंस कर पाए। जब उसने मुझे पावर शेयरिंग का राइट दिया तब मैंने उसे मेडिटेशन करने दिया। तब तक मैंने उसे मेडिटेशन करने के लिए लगभग मना कर दिया था। वो जब भी करने की कोशिश करता मैं उसके पास जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता ताकि वो अपनी पावर्स को फिर से गेन ना कर पाए। और फाइनली वो सब कुछ हो चुका है जैसा मैंने चाहा था। विंग जो गिल्ट में डूब चुका है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने अल्फा को बिट्रेड किया जियांग चैंग के साथ। वो बेवकूफ़ तो इतना भी नहीं जानता कि उसे मेरे सिवा कोई छू ही नहीं सकता। अगर वो चाहे भी तो कोई उसके साथ कुछ भी कर नहीं सकता। मेरी पावर्स हमेशा उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। यही तो रीज़न था कि उस रात जियांग चैंग इतना इंजर्ड हो गया। वही विंग, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो सोया हुआ था। सच में वॉर लॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क एक ग्रेट कल्टीवेटर जो आज तक एक भी वॉर नहीं हारा, क्योंकि वो वॉर बहुत अच्छी तरीके से लीड करता है। उसकी बैटल प्लानिंग तो बहुत परफेक्ट है, पर उसे लाइफ की प्लानिंग नहीं आती। पावर्स का क्या ही फ़ायदा जब आप उन पावर्स को ठीक से ना कंट्रोल कर पाओ और ना ही उनका यूज़ कर पाओ। उसकी फर्स्ट हीट में उसके पास आने से वो मुझे नहीं रोक पाया, क्योंकि उसे ओमेगा के पावर्स के बारे में पता ही नहीं था। उसे ये पता ही नहीं था कि अगर उस दिन वो चाहता तो मैं उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। वो खुद को स्ट्रॉन्ग बैरियर में लॉक कर सकता था। उस दिन वो अपनी ओमेगा वॉइस को मुझ पर यूज़ कर सकता था, जिससे मैं मजबूर हो जाता उससे
दूर रहने के लिए, क्योंकि वो खुद एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड ओमेगा है, पर उसे उन पावर्स का पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था, तो वो कुछ नहीं कर पाया और आसानी से मेरे सामने सरेंडर कर दिया। सच में पावर्स अनलिमिटेड है उसमें, पर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। अभी भी 18 साल का मासूम बच्चा ही है ना, अभी भी लोगों को समझने की अकल नहीं है उसमें, मासूम है अभी भी, इसीलिए शायद मैं इतनी आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाया और अभी भी कर रहा हूँ। कभी कभी बुरा लगता है उसके लिए, बेचारा खुद की शक्ल भी मिरर में नहीं देख रहा, खुद को धोखेबाज समझ रहा है और चाहता है कि मैं उस पर यकीन करूं और मुझे यकीन दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा है, मेरी सारी बातों को ओबीडियंटली मान रहा है, मुझे रेजिस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया है, मुझे अपनी सारी पावर्स को दे रहा है, खुद को दे रहा है मुझे, बिना इन सब चीज़ों का अंजाम जाने वो सब कुछ बस किए जा रहा है। जो मैं चाहता था वो फाइनली बहुत करीब है मेरे। यीलिंग पेट्रियार्क उस रूम में मेरा स्लेव और दुनिया के सामने मेरा हस्बैंड है, जिस वजह से अब कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा रहा। बस अब कुछ वक्त उसके बाद जियांग्स, जिन्स और बाकी सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तब जाकर कहीं मेरा रिवेंज कंप्लीट होगा। सच में बहुत थैंकफुल हूँ मैं ग्रेट कल्टीवेटर यीलिंग पेट्रियार्क का, जो इस रिवेंज में मेरा वेपन बना है वो, और उसी वेपन से मैं अपने सारे एनिमीज को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद बस मैं और मेरा लवर, हम दोनों की एक खूबसूरत दुनिया, कोई मुझे उससे अलग नहीं कर पाएगा। बहुत जल्द वो मेरे पास होगा, मेरे बाहों में होगा, और उस दिन मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मैं और वो, हमारी खूबसूरत दुनिया, वो सब लोग हम लोगों में से ख़त्म हो जाएंगे जो मेरे और उसके खिलाफ थे। मैं खुद एक एक की जान ले लूँगा और उसके बाद वो बस मेरा ओमेगा रहेगा, मेरा प्यार मेरा बनेगा। उस दिन ये स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा लान वांगजी खुद अपने ओमेगा के सामने सरेंडर कर देगा। जिस प्यार के लिए मैं इतने सालों से तड़प रहा था, वो प्यार मेरी बाहों में होगा। लास्ट की लाइन बोलते बोलते वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशंस टोटली चेंज हो चुके थे। वो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, शाइन उसके फेस पर क्लियरली विजिबल थी। उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी परत विंग ने देख ली थी। उस पिलर के पीछे छुपकर खड़े रहते बेवकूफ था वो। इस अल्फा के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ गवा बैठा है वो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अपनी पावर्स, अपनी बॉडी, सब कुछ खो दिया उसने, सब कुछ इस अल्फा के कदमों में डाल दिया। पर वो अल्फा उसी का यूज करके किसी और के लिए सपनों का महल बनाना चाहता है। विंग का यूज करके उसी की लाश पर वो किसी और के साथ खुश रहने के सपने देख रहा है। बर्बाद कर दिया लान वांगजी ने उसे, खत्म कर दिया, तोड़ के रख दिया। मार्क ओमेगा है वो लान वांगजी का। क्या सच में वो बदला इतना बड़ा था? क्या सच में विंग ने कोई इतनी बड़ी गलती की है जो उस गलती की सजा उसे ऐसे मिल रही है? 18 साल का मासूम बच्चा है विंग, ये जानते हुए भी वांगजी ने उसे छोड़ा नहीं। अपने रिवेंज में विंग को एज वेपन यूज करने का ये आइडिया बहुत क्रूअल था। सच में बहुत लकी है वो इंसान जिससे वांगजी इतना प्यार करता है, और बहुत अनलकी है विंग जो वो उन दोनों के बीच में आ चुका है। पर वांगजी ज्यादा वक्त नहीं लगाने वाला, वैसे भी उन दोनों के बीच में से खुद वांगजी उसे हटाने वाला है। वांगजी ने ही तो कहा वो मार डालेगा सबको, तो सबसे पहली जान उसे विंग की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि विंग ही उन दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी अड़चन है। ना सिर्फ विंग वांगजी का मार्क कैरी करता है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भी तो वो वांगजी की एम्प्रेस है, उसका हस्बैंड है लीगल, और कौन ही अपने प्यार को मिस्ट्रेस बना के रखेगा। ऑब्वियसली वांगजी अगर ये सब कुछ उस ओमेगा के लिए कर रहा है तो ये रिवेंज खत्म होते ही वांगजी विंग का काम खत्म कर देगा, ताकि वो अकेला हो जाए और फिर ऑफिशियली उस ओमेगा को अपना हस्बैंड बना पाए।
इससे ना वांगजी पर कोई उंगली उठा पाएगा और ना ही कोई उस ओमेगा को ब्लेम कर पाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद विंग टोटली डिस्टर्ब हो चुका था। बहुत दर्द हो रहा था उसे। प्यार कैसे होता है, क्या होता है, ये तो पता नहीं, पर आज फर्स्ट टाइम विंग को फील हो रहा था कि धोखा क्या होता है, दिल कैसे टूटता है, किस हद तक इंसान को दर्द होता है। विंग वांगजी की सच्चाई देखकर सुनकर इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका था कि उसके आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे थे। उसे दर्द ही इतना हो रहा था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रोना चाहिए था ना उसे, चिल्लाना चाहिए था, चीखना चाहिए था, वांगजी को जाकर हर सवाल का जवाब पूछना चाहिए था। क्यों किया उसने ये सब कुछ उसके साथ? क्या गलती थी उसकी? क्या विंग ने वांगजी को इनवाइट किया था अपनी लाइफ में? क्यों अगर वांगजी किसी और से प्यार करता था तो उसके साथ इतना आगे बढ़ा? क्यों वो हर रोज आज भी अपने दिल में किसी और को रखकर अपने रूम में विंग को यूज करता है? विंग जो बहुत सब कुछ सोच रहा था, इवन उसके थॉट्स इतने ज्यादा आगे जा चुके थे कि वो थॉट्स अब विंग को ही बुरी तरीके से हर्ट करने लगे थे। क्या वांगजी उसके साथ जब बेड पर होता है तब भी वांगजी की आंखों में उस ओमेगा का फेस होता है? क्या वांगजी विंग में उस ओमेगा को देखता है? क्या वांगजी की कोई औकात नहीं है विंग की नज़र में? क्या विंग की कोई औकात नहीं है वांगजी की नज़र में? क्या सच में वांगजी सिर्फ उसे स्लेव समझता है, बस एक वेपन? ये दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। विंग ने वो रियलिटी देखी थी जिस रियलिटी का उसने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। उस रात तो विंग खुद को बहुत नॉर्मल दिखाकर रखने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ से चुपचाप निकल गया बिना किसी की नज़रों में आए। उस रात विंग ने सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह चुपचाप खाना भी खाया, जो खाना उसके गले से नीचे तक नहीं उतर रहा था, फिर भी उसने खुद को फोर्स किया वो खाना खाने के लिए। और बाद में वो रूम में गया, वांगजी के रूम में। आज भी विंग को याद है वो रात जब वांगजी ने उसके ऊपर एक ड्रेस को थ्रो किया था और रूडली विंग से कहा था कि आज वांगजी विंग को इस ड्रेस में देखना चाहता है, ब्लैक एंड रेड कलर का। वो बस एक इनर रोप था। टूटा हुआ हारा हुआ विंग उस क्लोथ्स को लेकर चुपचाप बाथरूम में चला गया और चेंज करके बाहर आया। उस वक्त उसे कोई शाय फीलिंग नहीं हो रही थी। वो क्लोथ्स भले ही बहुत रिवीलिंग थे पर विंग को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। इससे पहले जब भी वो खुद के क्लोथ्स उतारता वांगजी के कहने पर तो उसे थोड़ा ब्लश फील होता था। एटलीस्ट ये फीलिंग तो भी होती है कि सामने वाला हमारा अल्फा है और वो हमें किस हालत में देख रहा है, किस हालत में देखना चाहता है, उससे वो ब्लश आ जाता है। पर उस वक्त विंग की आंखों में ना ब्लश था और ना ही उसकी नजरें तक इवन उठी थी। झुकी हुई उन नजरों को देखकर वांगजी ने समझा कि विंग शर्मा रहा है, पर विंग तो बस अपने आंखों में जो दर्द था उसे छुपाने के लिए अपनी नजरों को नीचे रखा हुआ था। उस क्लोथ को पहनते हुए भी विंग यही सोच रहा था कि क्या ये क्लोथ्स उस ओमेगा के होंगे? क्या वांगजी उसके साथ भी ये सब कुछ कर चुका होगा? हाँ, शायद इसीलिए तो वांगजी को ओमेगास को कंट्रोल करना इतना परफेक्टली आता है। शायद इसीलिए तो वांगजी विंग को उस दिन अपने पास ला पाया। उस रात को विंग को इतनी बुरी तरीके से वो बेड पर यूज कर पाया क्योंकि वांगजी को तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो वो अच्छी तरीके से जानता है कि विंग को कैसे प्लेजर फील होगा और कैसे उसे पेन होगा। मैक्सिमम टाइम तो वांगजी विंग को पेन ही देता है, प्लेजर तो बहुत कम फील किया है विंग ने। आज तक विंग को लगता था कि वो पेन वांगजी उसे इसलिए देता है ताकि विंग को ये याद रहे कि वो किससे बिलोंग करता है। आफ्टर ऑल वांगजी यही तो कहता था उसके साथ इंक्लूड होते हुए कि वो सिर्फ उसका है और ये बात उसे याद रखनी है। विंग तो बस वांगजी का रहा, पर वांगजी बस विंग का नहीं है। ये सोचकर ही विंग और भी ज़्यादा दर्द में टूट रहा था। वो कदम जो विंग की तरफ बढ़ रहे थे, उसका अल्फा क्या उसे अपना बुलाने का हक अभी भी विंग रखता है? खैर, इस बात से विंग को फर्क पड़ता होगा, वांगजी को तो नहीं पड़ता। इसीलिए तो उन क्लोथ्स में देखकर
वांगजी के फेशियल रिएक्शन क्या थे ये तो विंग को नहीं पता। विंग ने देखी ही नहीं अपनी नजरें उठाकर वांगजी की तरफ, इसीलिए। पर वो टच जो वांगजी का विंग की बॉडी पर था वो जरा भी सॉफ्ट नहीं था। उस रात भी वांगजी ने कोई मर्जी नहीं की थी विंग पर। जितना रूडली वो क्लोथ्स वांगजी ने विंग के ऊपर थ्रो करके उसे पहनने के लिए कहा था, उससे कहीं ज्यादा ब्रूटली वांगजी ने उन क्लोथ्स को विंग की बॉडी से अलग करके उसे बेड पर थ्रो कर दिया था। कोई जेंटलनेस नहीं, कोई मर्जी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं। सच में उन दोनों के रिश्ते में अगर कुछ फीलिंग्स इमोशंस है भी तो सिर्फ विंग की तरफ से है, क्योंकि वांगजी तो सच में उसे अपना बेड वार्मर समझने लगा है, स्लेव समझने लगा है। इसीलिए तो उस दिन विंग की आंखों का वो दर्द वांगजी देख ही नहीं पाया। उस दिन विंग के आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो इसलिए नहीं थे कि वांगजी उसे दर्द दे रहा है, वो इसलिए थे क्योंकि जो दर्द ऑलरेडी वांगजी ने उसे दिया है अपनी बातों से, वो उसे अभी हर्ट कर रहा था। वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा था, रूटली उसकी बॉडी के साथ खेल रहा था, विदाउट एनी हेजिटेशन। उसे जो पेन वांगजी से मिल रहा था सच में वो एक्सट्रीम हो चुका था। एक पल के लिए शायद कुछ वांगजी भी समझ चुका था, इसीलिए तो अपने हाथ आगे बढ़ाए थे उसने विंग के आंखों से गिरते उन आंसुओं को क्लीन करने के लिए। और उस वक्त विंग के फेस पर एक टूटी सी स्माइल आई थी, ये सोचकर कि शायद वांगजी एक पल के लिए उसके लवर का फेस विंग में देख रहा होगा, और शायद उसके पेन को फील करते हुए वांगजी ने अनकॉन्शियसली अपने हाथों को विंग के फेस पर रखा होगा। यह सच में कितना डिस्गस्टिंग था। विंग ने उस वक्त तुरंत ही अपने फेस को मोड़ लिया था, पर उसकी भी सजा उसे बहुत जल्द मिली थी। वो स्लैप जो वांगजी ने उसे किया था, और उसके बाद वो अल्फा कमांड, अगर मुझसे फेस टर्न करने की कोशिश की ना, यही मार डालूंगा तुम्हें। क्या अपने ऊपर मुझे नहीं तो जियांग चैंग को देखना चाहते हो? विवोशियान। विंग जो लिटरली हंसना चाहता था वो भी जोर जोर से। कितना डिस्गस्टिंग है ये इंसान, खुद किसी और के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा है और यहाँ विंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उस गलती का इल्जाम विंग पर लगा रहा है जो गलती विंग कर ही नहीं सकता। वांगजी सिर्फ विंग को गिल्ट में रखना चाहता है, इस बात का गिल्ट कि विंग ने वांगजी को धोखा दिया है उनके रिश्ते में, जबकि रियलिटी अब विंग जान चुका है। पर अब उसे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके कुछ तो करना होगा। वो खुद खत्म होने वाला है, पर वो अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड को खत्म नहीं होने दे सकता। उसकी भी कुछ ड्यूटीज है, कुछ फर्ज है, और उसे उन्हें कंप्लीट करना है। वो खुद तो ऑलरेडी वांगजी के बदले की आग में जल चुका है, अब वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उस आग का शिकार नहीं होने देगा। यही सोच के रखा था उस रात विंग ने, और इसीलिए उस रात विंग ने वांगजी को जैसे तैसे झेला, और नेक्स्ट डे भी बिल्कुल नॉर्मली वांगजी ने जो कहा वो सारे ड्यूटीज कंप्लीट की। पर नेक्स्ट नाइट वांगजी ने जब फिर से अपनी नीड्स को कंप्लीट करके विंग को अपनी बाहों में सुलाया, तब विंग रियल में सोया नहीं, वो मिडनाइट को जागा और उसने उन सारे हायर्स को लैन क्लैन से निकाला। उस दिन वो अपने अल्फा के सामने खड़ा रहा, जिस इंसान के सामने वादा किया था उसने कि वो कभी भी उसके अपोज खड़ा नहीं रहेगा, उस दिन वो खड़ा रहा। उसने भी अपने वादे तोड़े, क्योंकि सबसे पहले उसकी शुरुआत वांगजी ने की थी। उस दिन विंग देखना चाहता था वांगजी की आंखों में दर्द, जब विंग ने उसे धोखा दिया, पर वांगजी की आंखों में वो दर्द विंग को दिखा ही नहीं। वो दर्द तो विंग की आंखों में देखा वांगजी ने। हाँ, देखा ही होगा, क्योंकि विंग टूटा हुआ ही इतना था। उसने उन सारे हायर्स को सेफली यहाँ पहुंचाया। यहाँ ऑलरेडी उन सारे हायर्स की फैमिलीज उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उन सारे हायर्स को बहुत प्यार मिला उस दिन, सब बहुत खुश थे अपने अपने लोगों को अपने सामने देखकर। पर जिसने उन सबको एक दूसरे से मिलाया, वो चुपचाप कॉर्नर में खड़े होकर बस इन लोगों को एक साथ खुश होता हुआ देख रहा था। कोई एक इंसान भी विंग के पास नहीं आया उस दिन। एक ने भी नहीं पूछा कि विंग कैसा है,
जबकि सारा सब कुछ जो कुछ भी गलत हुआ वो विंग के साथ हुआ, पर किसी एक को भी उसकी फिक्र नहीं थी, इवन उसकी फैमिली को भी नहीं। शायद अडॉप्टेड फैमिली या कोई भी विंग का अपना नहीं था ना, सब मतलब के थे। जियांग चैंग को अपने सामने देखते ही मैडम यू और फेंग मियान, यानली, हर कोई उस पर ही अपना प्यार लुटाने लगा, क्योंकि वो यानली से भी तो बहुत दिन दूर था ना। इनफैक्ट उस रात मैडम यू ने तो उसके रूम में आकर उसे ही ब्लेम किया था कि उसने जियांग चैंग के रूम में रात बिताई, इसलिए वांग जी ने जियांग चैंग के साथ गलत किया। उस वक्त भी मैडम यू ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, क्या उस अल्फा ने तुम्हारे साथ कुछ किया। क्या ये सारे सवाल विंग के लिए नहीं थे? शायद नहीं थे। विंग के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। तो अब वो भी बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाएगा और वही करते करते मर जाएगा। ऑलरेडी वो अपनी हार प्रिडिक्ट कर चुका है। विंग जानता है कि वांग जी उसे इतना कमज़ोर कर चुका है कि विंग कल लड़ ही नहीं पाएगा। वो लाख कोशिश कर ले पर अब वो वांग जी जितना पावरफुल नहीं हो सकता। हाँ, आज भी उसमें पावर्स बहुत है। वो आज भी वांग जी को हरा सकता है, विदाउट वेपन्स के भी वो वांग जी के सामने खड़ा हो सकता है, पर अब वांग जी के सामने वो खुद ही खड़ा नहीं होना चाहता। वो अब बस ये सब कुछ छोड़ देना चाहता है, इवन खुद की लाइफ भी। अगर ये सब कुछ उसकी मौत के साथ खत्म होता है तो विंग खुद को खत्म करने के लिए रेडी है। वैसे भी अब तक वो जिन भी लोगों के लिए जी रहा था वो सब कुछ सेल्फिश ही तो था। हर कोई बस अपना देखता है, तो विंग बस अब जो हो रहा है उसे होने देगा। अगर मौत है तो कल वो मरेगा। इनफैक्ट वो वही चाहता है। विंग वीक हो चुका है इमोशनली। वो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका है कि अब उसमें कुछ भी बचा ही नहीं है। आज तक वो हर वॉर लीड करता था और उसे जीतता था, क्योंकि आज तक विंग में वो मेंटल स्ट्रेंथ थी, इमोशनल सपोर्ट था। वो आज तक हर वॉर में ये सोचकर उतरता था कि वो इस वॉर को जीतेगा ही। इसका रीज़न उसकी पावर्स नहीं था, उसकी विल पावर थी। उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि वो सामने वाले को हरा सकता है। पर आज विंग ये सोच भी नहीं रहा। विंग ने पहले ही अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है और अपनी मौत भी। कल वो सिर्फ सबको दिखाने के लिए उस बैटलफील्ड में उतरने वाला है और कल वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि वांग जी उसे ख़त्म कर दे, क्योंकि अब वो वांग जी का स्लेव नहीं बनना चाहता और ना ही वांग जी के साथ उस ओमेगा को देखना चाहता है जो वांग जी का प्यार है, क्योंकि विंग उसे नहीं देख सकता। इतनी ताकत विंग में नहीं है। इसीलिए कल वो सिर्फ अपनी मौत को अश्योर कराने के लिए उस बैटलफील्ड में उतरने वाला है। और यही सारे थॉट्स आज उसे मेडिटेशन भी नहीं करने दे रहे, ना ही उसकी पावर्स को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। वो बस घुट रहा है अंदर से। विंग जो अपनी बेड पर बैठा हुआ था, सामने सीढ़ियाँ पड़ा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और इन सारे थॉट्स में वो खो चुका था। रूम की विंडोज ओपन थी और उनमें से अंदर ठंडी हवा आ रही थी। वैसे भी कल उसकी मौत ही है, तो क्यों ना एक रात अकेले फिर एक बार इस जिंदगी को एंजॉय किया जाए। विंग जो यही सोचकर उस बेड से उतर चुका था, अब नहीं करना उसे, नहीं उन पावर्स के लिए और इन लोगों के लिए कोई भी कोशिश करनी है। अब उसे बस इस रात में, एक रात में अपनी जिंदगी देखनी है। विंग जो उस विंडो के पास आया और बाहर चांद को देखने लगा। वो चांद भी बिल्कुल अकेला है विंग की तरह, फिर भी ब्राइटली शाइन करता था। कल तक विंग भी इस आसमान में जैसे ये चांद अकेला शाइन करता है, खुश रहता है, वैसे ही वो भी हमेशा अकेला अपनी जिंदगी में खुश रहा। ब्राइटली शाइन किया उसने अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ अचीव किया जो उसे चाहिए था। पर जब से वांग जी आया है वो उन सारी चीज़ों को खो भी चुका है। खैर, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, अपसेट रहकर कोई फ़ायदा नहीं। यही सोचकर विंग थोड़ी देर वही खड़ा रहता है और बाद में वो अपने रूम से निकल चुका था। ऐसे ही घूमना था उसे, जहाँ उसकी कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, उन मेमोरीज को रिकॉग्नाइज करना एक बार तो बनता था, भले ही वो झूठ था पर था तो ना। यही सोचकर विंग अपने रूम से बाहर निकलकर
इधर उधर घूम रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, विंग जिसके रूम पर नॉक हो रहा था वही विंग जो अंदर सोया पड़ा था। लिटरली वो सोया हुआ था। बाहर जब बहुत देर तक नॉक हुआ तब जाकर कहीं विंग ने टायर्डली अपनी आइज को ओपन किया था। वो बेड से नीचे उतरा और डोर को ओपन किया। सामने सब विंग को देखकर शॉक हो चुके थे क्योंकि विंग बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। उसकी सारी इंजरीज भी हील हो चुकी थी। ऑब्वियसली विंग के पास हीलिंग पावर थी। वो बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहा था, एकदम ठीक ठाक। सबको ये देखकर फाइनली रिलीफ मिला क्योंकि विंग जितना स्ट्रांग नजर आ रहा है उस हिसाब से वो ये बैटल तो जीत जाएगा, यही सब सोच रहे थे। विंग को ठीक से रेडी होने का बोलकर सब उसके रूम के बाहर से चले गए। कुछ देर बाद वो सबके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर था। सब विंग से पूछ रहे थे कि क्या ज़ेडियन उसकी गोल्डन कोर से कनेक्ट हुआ, क्या वो ये वॉर ठीक से जीत पाएगा, क्या वांग जी के साथ वो बैटल कर पाएगा, जीतेगा वो। विंग जिसके फेस पर एक स्माइल आ चुकी थी ये सारे सवाल पूछ सुनकर, क्योंकि ऑब्वियसली सारे सवालों में बस उसके जीत का जिक्र था। एक में भी ये सवाल नहीं था कि क्या वो ठीक है, उसकी इंजरीज ठीक से हील तो हो गई ना, क्या वो अपने आप को फ्रेश तो फील कर रहा है ना। खैर विंग ने बस सबको नोट कर दिया। सब ये देखकर खुश हो चुके थे और सब विंग को बेस्ट विशेस दे रहे थे ताकि वो वॉर जीत जाए। फाइनली वो वक्त गुजर गया और सब बैटल फील्ड में थे। अपोनेंट भी बैटल फील्ड में एंटर कर चुका था। लान वांगजी फॉर अ चेंज आज वांगजी के हाथ में सूबियान थी, ना कि बीचेन। विंग जिसके फेस पर ये देखकर एक स्माइल आ चुकी थी, बिल्कुल जेन्युइन स्माइल। अब उसके सामने खड़ा अल्फा उसे उसी की स्पिरिचुअल वेपन मतलब बीचेन सॉर्ड सूबियान सॉर्ड से खत्म करने वाला है। सच में सब उसके अपने उसी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ विंग के फेस पर वो सॉर्ड देखकर स्माइल थी, वही जिन्स जियांग्स नीज वेंस सब टेंस हो चुके थे क्योंकि कल्टीवेशन पार्टनर विंग का सोलमेट अल्फा लान वांगजी विंग के ही वेपन सूबियान सॉर्ड से विंग पर अटैक करेगा तो विंग बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। वांगजी का एक अटैक भी विंग सरवाइव नहीं कर पाएगा। सूबियान से अगर इसी की जगह बीचेन होती मतलब वांगजी की सॉर्ड तो विंग को इतना हार्म नहीं करती। आई मीन जस्ट एक्सप्लेन, विंग पर अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर अपनी सॉर्ड से अटैक करेगा तो विंग को वो अटैक नॉर्मली 1% होगा। विंग मतलब 1% इंजर्ड होगा। अगर वही वेपन विंग के कल्टीवेशन पार्टनर मतलब लान वांगजी का होता बीचेन का, तो विंग सेम अटैक को 50% मोर एनर्जी से हार्म करता। मतलब एक छोटा सा कट 50% लार्ज होता। पर अब विंग का ही अल्फा विंग की ही सूबियान से विंग पर ही अटैक करेगा तो वो अटैक 100% होगा। मतलब एक छोटा सा कट विंग की बॉडी को सीधा 2 हिस्सों में डिवाइड करने की ताकत रखेगा। फिर भी विंग बिल्कुल फियरलेस था। उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। वांगजी जो अपनी सॉर्ड को ज्यादा उठा नहीं रहा था, वो ज्यादा तो तालिस्मा और अपनी पावर से ही विंग पर अटैक कर रहा था, अपनी डार्क पावर से। वही विंग जो ज़ेडियन यूज कर रहा था और अच्छी तरीके से लड़ रहा था। पर कब तक वो सरवाइव कर पाता। 4 घंटे से वो लगातार वांगजी को फेस कर रहा था, उसके स्ट्रॉन्ग अटैक्स को सह रहा था। विंग थक चुका था, ऑलरेडी उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी और ऐसे में वांगजी के ये अटैक्स विंग को और भी ज्यादा हार्म कर चुके थे। वैसे भी वो मरना ही तो चाहता था, पर शायद वांगजी उसे तड़पा के मारना चाहता था, इसीलिए तो वो सूबियान को नहीं उठा रहा था। वरना एक ही अटैक सूबियान का और विंग सीधा ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता। पर वांगजी उसके साथ खेल रहा था, पर ये खेल विंग पर बहुत भारी पड़ रहा था। वांगजी के लिए वो खेल था, विंग के लिए वो स्ट्रॉन्ग अटैक्स बन रहे थे और उसकी बॉडी, ना उसकी कोर और ना ही उसकी एनर्जी ये सब कुछ सह पा रही थी। एक वक्त बाद उसने गिव अप कर दिया था। ज़ेडियन को जमीन पर डाल के विंग वांगजी को ये समझा सकता था कि वो हार चुका है और वो अब ये बैटल नहीं लड़ सकता।
पर नहीं, विंग तो मौत चाहता था, तो उसे तब तक लड़ना होगा जब तक वांग जी उसकी जान ना ले ले, क्योंकि एक कायर की तरह वेपन सरेंडर करके वो नहीं मर सकता, उसे एक वॉरियर की तरह मरना है। वांग जी और विंग जो बहुत देर से लड़ रहे थे, सब समझ रहे थे कि विंग की हालत बहुत खस्ता है, वो अब वांग जी को नहीं हरा सकता, पर विंग अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता था। वो इंतजार कर रहा था उस पल का जब वांग जी उसे मार दे, पर वांग जी ऐसा नहीं कर रहा था। विंग जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, उसकी सांसें फूली हुई थी, पूरी बॉडी पर स्वेट और ब्लड था, वो पूरा मैसी हो चुका था। वही वांग जी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, क्योंकि विंग उस पर एक बार भी काउंटर अटैक ठीक से कर ही नहीं पाया था। वही विंग, वो ब्लड काउच कर चुका था वांग जी के सामने, फिर भी वो खड़ा था। पर एक लास्ट वांग जी का अटैक और विंग बहुत बुरी तरीके से जमीन पर अपने नीज के बल गिर गया वांग जी के सामने। उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था, पर अभी भी उसने सीढ़ियां छोड़ी नहीं थी, पर हिम्मत भी तो नहीं थी उसमें खड़े रहने की। लाख कोशिश के बाद भी वो जमीन से नहीं उठ पा रहा था। वही वांग जी जो उसके सामने खड़ा था, विंग की आइज तक ओपन नहीं हो रही थी ठीक से, और ये बात जब वांग जी ने और बाकी सब ने देखी, सब समझ चुके थे कि विंग हार चुका है, पर वो हारना चाहता नहीं है। यही रीजन था कि वांग जी अब खुद आगे बढ़ा। वो विंग के पास गया और उसने विंग के हाथ में से उस सीढ़ियान को फोर्सफुली खींच लिया, और विंग उसे रोक भी नहीं पाया। वांग जी ने विंग के वेपन को जैसे ही खींचकर अपने पास किया था, वैसे ही सबने जिन्स, जियांग्स, नीज और वेंस को घेर लिया था, जो वांग जी के बाकी के साथी और कल्टीवेटर्स थे। विंग जिसकी आइज लिटिल बिट ओपन थी, वो सब कुछ सुन सकता था, पर वो बहुत ज्यादा घायल था, जिस वजह से कुछ भी एक्ट नहीं कर पा रहा था। वांग जी उसकी एक कदम और आगे बढ़ा और उसने विंग के हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर लिया। उसने विंग को जमीन से उठाया और अपने साथ वो विंग को लगभग घसीटने लगा। विंग को उन बाकी सारे क्लैन लीडर्स के सामने लाकर उसने विंग को उनके सामने खड़ा कर दिया, जो वांग जी के ही भरोसे खड़ा था लगभग। वांग जी ने उन सब की तरफ देखा और एक स्मग किया। दूसरे ही पल विंग को अपनी तरफ खींच के वांग जी ने उसे अपनी बाहों में कैरी कर लिया था। एक क्रीपी स्माइल थी वांग जी के फेस पर। जैसा कि मैंने कहा था, अगर वॉर लॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क मतलब मेरा ओमेगा हार गया, तो ना सिर्फ ये बल्कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मेरे कदमों में होगा और मैं ही एम्परर रहूंगा। पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। एक काम करते हैं, ये बैटल मुझ में और मेरे ओमेगा में थी, मतलब हम दोनों हस्बैंड्स में। मैंने इसे हराकर इसे तो हासिल कर लिया, पर तुम लोगों को एक और चांस देता हूँ। कल फिर से इसी बैटल फील्ड में हम फिर एक बार मिलेंगे और तुम सब रेडी होके आना। तुम्हारा वॉर लॉर्ड तो लड़ने की कंडीशन में नहीं है, और वैसे भी अब ये तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। अब ये मेरी प्रॉपर्टी जो बन चुका है, तो कल एक नए वॉर लॉर्ड के साथ इस बैटल फील्ड में उतरना। सबको बराबरी का चांस मिलना चाहिए, इसीलिए कल फिर एक बार लास्ट वॉर होगी, और तब अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा ये वॉर लॉर्ड तुम्हारा, और वो एम्परर का थ्रोन भी, नहीं तो वो एम्परर का थ्रोन तुम्हारा, ये वॉर लॉर्ड और मेरी एम्प्रेस, सब कुछ मेरा, और तुम सिर्फ गुसु के प्रिजन्स में रहोगे, मेरे फिर एक बार कैदी बन के। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल उठकर कोई भी मेरे सामने ये ना बोल पाए कि वॉर लॉर्ड अकेला था मेरे सामने, इसीलिए मैं उसे इतनी आसानी से हरा पाया। अगर सब मिलकर अटैक करते तो जीत ही जाते। तो वो मौका भी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। एक साथ अटैक करो, एक एक करके आओ, जो करना है वो कल कर लेना। एक आखिरी कोशिश करना जीतने की। जीत गए तो पहले की तरह सब कुछ तुम्हारा, वरना। इतना बोलकर वांग जी ने एक स्मग किया था और वो वहां से जाने के लिए पलट चुका था। वही विंग जो सब कुछ सुन चुका था, पर अब उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इवन बहुत पहले ही वो अपनी आइज तक क्लोज कर चुका था। बिल्कुल बेजान की तरह वो वांग जी के बाहों में था।
So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.